हाय, मैं शिवानी अग्रवाल आपकी दोस्त और होस्ट ईवीएस के इस लेक्चर में आप सभी का गेटवे क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा लेक्चर होने वाला है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। In this particular lecture we are going to study about what is environmental impact assessment, what are the objectives of EIA and what is the need of principles of EIA, scope of EIA and limitations and various steps as well as advantages of EIA. So without taking much of your time, let us start. What is environmental impact assessment? अगर हम बात करें तो environmental impact assessment जो है that is a tool, that is an instrument that is used to identify environmental, social and economic impacts of a project prior to the decision making। यानी किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट पर डिसीजन मेकिंग करने से पहले उस प्रोजेक्ट के क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या सोशल इम्पैक्ट उससे पड़ने वाले हैं सोसाइटी पर, क्या उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाले हैं, इसको जज करने का जो एक टूल है ये होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टूल है, एक वेपन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इवैल्यूएट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किसी एक प्रोजेक्ट के डिसीज़न मेकिंग में आने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट पर डिसीज़न लेने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले उस प्रोजेक्ट पर से होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना, इवैल्यूएशन करना जो है दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आगे चलते हैं। इंडिया में EIA नोटिफाई किया गया था अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इंडिया में जो EIA आया है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दौरान इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। जबकि अगर इसे सबसे पहली बार जो इसको इंट्रोड्यूस कराया था वो फिलीपींस ने कराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो EIA के ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि पर्पसेस हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है पर्पसेस या नीड हैं। टू ब्रिंग आउट ए नेशनल पॉलिसी टू एनकरेज प्रोडक्टिव एंड एन्जॉयबल हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। यानी एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को लाना, एक ऐसी प्रोजेक्ट के थ्रू एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराना जो मैन और एनवायरनमेंट के बीच में प्रोडक्टिव और एन्जॉयबल हार्मनी लय सुनिश्चित कर सके। टू प्रमोट एफर्ट्स टू प्रिवेंट और एलिमिनेट डैमेजेस टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर होने वाले जो डैमेजेस हैं, जो क्षतियां हैं, नुकसान हैं, तो एनवायरनमेंट पर होने वाले नुकसानों को एलिमिनेट माने कम करा जा सके या फिर प्रिवेंट, उनसे बचा जा सके। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट को लाना, कुछ ऐसे एफर्ट्स को प्रमोट करना, कुछ ऐसे प्रयासों को सामने लाना जिन प्रयासों के माध्यम से एनवायरनमेंट पर होने वाले डैमेजेस को कम करा जा सके और उनसे बचा जा सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है EIA टूल का कि एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराना जिसके थ्रू हम मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच में होने वाले प्रोडक्टिव और एन्जॉयबल हार्मनी को सुनिश्चित कर सकें, बढ़ा सकें। और दूसरा है कि हम एक ऐसे एफर्ट्स को प्रमोट करें, ऐसे प्रयासों को सामने लाएं जिसके थ्रू एनवायरनमेंट पर होने वाले डैमेजेस को कम करा जा सके या उनसे बचा जा सके। आगे आता है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट टू द नेशन। लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग यानी समझ विकसित करना, समझ बढ़ाना, किसके लिए? इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। जो इकोलॉजिकल सिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर लोगों के अंदर समझदारी बढ़ाना इस EIA का एक अगला ऑब्जेक्टिव है। तो अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को ब्रिंग आउट करना, सामने लाना जिसके थ्रू हम मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले हार्मनी को उनके बीच में एक एन्जॉयबल हार्मनी ला सकें, एक प्रोडक्टिव हार्मनी ला सकें जो कि पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। दूसरा इसमें आया कि जो एनवायरनमेंट पर होने वाले नुकसान हैं उनसे बचने के लिए, उनको कम करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स को प्रमोट करना। और तीसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम और
और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लोगों में समझदारी बढ़ाना, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल सिस्टम जो नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है टू इन्वेस्टिगेट लाइकली इम्पैक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे प्रभावों का को खोजना। इन्वेस्टिगेट करना का मतलब ऐसे प्रभावों को खोजना जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावों को इन्वेस्टिगेट करना ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, डेवलपमेंट के न्यू प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, उनसे होने वाले दोनों ही प्रभावों का आकलन करना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हैंस EIA सर्व्स एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से EIA एक डिसीजन मेकिंग के लिए टूल का काम करता है, जो पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करता है किसमें, अप्रूव करने में, रिजेक्ट करने में और मॉडिफाई करने में ए न्यू कमिंग प्रोजेक्ट। एक नए आने वाले प्रोजेक्ट को या तो अप्रूव करने में या उसे रिजेक्ट करने में, या उसमें अगर थोड़ी बहुत कमियाँ हैं तो उसे मॉडिफाई करके फाइनली उसे अप्रूव करने में पॉलिसी मेकर्स की सहायता करता है डिसीजन मेकिंग में। एक बार फिर से देख लेते हैं EIA के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराना, सामने लाना जो मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच प्रोडक्टिव और एंजॉयबल हार्मनी को डेवलप कर सके। दूसरा, एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले नुकसानों को कम करना और उनसे बचाना और उसके लिए एफर्ट्स को एनकरेज करना। इकोलॉजिकल सिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको लेकर, इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। और किसी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उनको लेकर दोनों ही प्रभावों को खोजना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से EIA एक ऐसा टूल है जो पॉलिसी मेकर की हेल्प करता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, एक नए अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दे सकें, रिजेक्शन कर सकें उसका, या फिर अगर उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसे सुधार सकें और फाइनली उसे अप्रूव कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ EIA, बेसिकली 8 लीडिंग प्रिंसिपल्स हैं EIA के। पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, है ना, भागीदारी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। कॉस्ट एफिशिएंसी यानी लागत क्षमता। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आकलन। क्रेडिबिलिटी यानी कि साख, और ये है प्रैक्टिकलिटी यानी कि कितना उसका प्रैक्टिकल यूज़ है, कितना वो उसमें प्रैक्टिकलिटी है। तो बेसिकली EIA के 8 लीडिंग प्रिंसिपल्स हैं। पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी। स्कोप ऑफ EIA जो है वो बेसिकली कुछ चीज़ों पर एम्फेसिस करता है, कुछ चीज़ों के इवैल्यूएशन पर एम्फेसिस करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के क्या एडवर्स यानी कि क्या उल्टे प्रभाव होंगे और क्या बेनिफिशियल यानी कि क्या लाभकारी प्रभाव होंगे। दोनों ही चीज़ों पर ये इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन करता है ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन फिजिकल फैक्टर्स, जैसे एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एट्सेट्रा। तो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्या एडवर्स और क्या बेनिफिशियल इम्पैक्ट होंगे, और जैसे कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के एयर क्वालिटी पर क्या प्रभाव होंगे, वाटर क्वालिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल उसका कितना होगा, कितना नहीं होगा, इस चीज़ों का अध्ययन करता है। और किसी भी नए प्रोजेक्ट के एडवर्स इम्पैक्ट और बेनिफिशियल इम्पैक्ट दोनों को, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करता है। टू इवेल्युएट बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, किसी भी प्रोजेक्ट के बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स का अध्ययन करता है, इवैल्यूएशन करता है, आकलन करता है। इट आल्सो इवेल्युएट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रिएशनल फैक्टर्स, कल्चरल इम्पैक्ट। किसी भी नए प्रोजेक्ट से हमारे जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी नया डेवलपमेंट आ रहा है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, उसके क्या सोशियो इम्पैक्ट, क्या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, यानी कि क्या आर्थिक सामाजिक फैक्टर्स होंगे। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो निर्माण हो रहा है, किसी भी नया प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है,
उसको उसको उसके समाज और आर्थिक मतलब किसी भी समाज पर किसी भी सामाजिक आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि उससे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी या उससे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का निर्माण होगा, क्या उसका रिक्रिएशनल पर्पस है यानी मनोरंजन के पक्ष में उसका क्या योगदान रहेगा। कल्चरल इम्पैक्ट यानी कि कल्चरल का मतलब है जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऑफ ए प्रोजेक्ट बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के यूज़ में आने से पहले किसी भी नए प्रोजेक्ट को के क्या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट से कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निर्मित होंगी, उसके क्या मनोरंजनात्मक फैक्टर्स हैं, क्या कल्चरल इम्पैक्ट हैं, ये सब इवैल्यूएशन भी EIA करता है। अब EIA की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो जो पहला स्टेप है वो स्क्रीनिंग का है। स्क्रीनिंग में ये पता लगाया जाता है कि टू डिसाइड इफ़ एंड एट व्हाट लेवल EIA शुड बी अप्लाइड, कि क्या मतलब क्या और कितने लेवल पर EIA अप्लाई होना चाहिए, किस लेवल पर EIA को अप्लाई करना चाहिए। स्कोपिंग टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड प्रिपेयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और क्या रेफरेंस के टर्म्स हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस में टू प्रिडिक्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ए प्रपोजल एंड इवेल्युएट देयर सिग्निफिकेंस, किसी भी प्रपोजल यानी किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। इफ़ेक्ट में नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं, और उसका क्या सिग्निफिकेंस आएगा, यानी कि उसका क्या महत्व रहेगा, क्या लाभ होंगे उसके। मिटिगेशन का मतलब है कम करना। टू इस्टेब्लिश मेजर्स टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड कंपेंसेट फॉर इम्पैक्ट, यानी अगर किसी भी प्रोजेक्ट के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो उनसे किस तरह बचा जा सकता है, उन्हें किस तरह कम करा जा सकता है, और उनका कंपेंसेट यानी कि उनका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेट क्या हो सकता है, उनका हर्जाना किस तरह से दिया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग, फाइनली द फेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड। जब हम ये चारों स्टेप कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि किस लेवल पर हमें EIA को अप्लाई करना चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, क्या किसी भी प्रपोजल के इफ़ेक्ट और सिग्निफिकेंस होंगे, और तो उसके बाद हम जो है ये मेज़र निकालते हैं, ये चीज़ें मतलब ये इस चीज़ का निर्धारण करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट से होने वाले जो नुकसान हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको कैसे कम करा जा सकता है, उनका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो फाइनली क्या होता है, फेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ डिसाइडेड। इन सब को करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट का फेट यानी कि उसका भाग्य निर्धारण हो चुका होता है फाइनली, यानी कि वो प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका होता है। अब ये निर्धारण करा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, मॉनिटरिंग। फिर जब एक बार ये डिसीजन हो जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल होना है या नहीं होना है, तो उसके बाद मॉनिटरिंग होती है वेदर द प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट्स एंड द मिटिगेशन एफर्ट्स हैपन एज पर द EMP, एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी। एनवायरनमेंट, EMP का मतलब है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जब एक बार हमने अप्रूवल दे दिया, तो जो हमने प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट थे यानी जो उसके भविष्यवाणी किए गए इम्पैक्ट थे, जो हमने सोचा था, जिन इम्पैक्ट के बारे में, जिन प्रभावों के बारे में, वो प्रभाव हो रहे हैं, असर कर रहे हैं या नहीं। जो मिटिगेशन एफर्ट्स थे यानी जो शमनात्मक एफर्ट्स थे, यानी कि जिनसे हमने ये पता लगाया था कि अगर किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको कम कैसे करा जा सकता है और उनको कंपेंसेट करा जा सकता है, तो वो वाकई में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो मॉनिटरिंग में हमें ये देखना होता है कि अब जो हमने प्रभाव सोचे थे, प्रेडिक्शन करा था जिन प्रभावों के बारे में, वो प्रभाव अपना असर डाल रहे हैं, और जो मिटिगेशन एफर्ट्स थे हमारे, यानी कि जो हमने कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो हमने अल्टरनेट डेवलप करे थे, उनका प्रभाव हो भी रहा है एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग या नहीं। तो ये सारे हमारे स्टेप्स थे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग।
अब आता है एडवांटेजेस ऑफ EIA। हेल्प्स टू बिल्ड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। एक तो ये क्या होता है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को सतत विकसित एनवायरनमेंट को डेवलप करने में मदद करता है। टाइम और मनी का बहुत ज़्यादा सेविंग होता है और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस फैलती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, कुछ लिमिटेशन भी हैं, लूप होल्स हैं इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन किसी भी प्रोजेक्ट के अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ पिटफॉल्स हैं। लूप होल्स का मतलब कुछ पिटफॉल्स हैं। इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना नहीं मिल पाता है जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो अपर्याप्त पब्लिक पार्टिसिपेशन है। इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइज जो है वो काफ़ी अपर्याप्त है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेटा, हमारी डिपेंडेंसी लगातार टेक्निकल और साइंटिफिक डेटा पर बनी रहती है, एनालिसिस पर बनी रहती है, और हमें जो डेटा मिलता है कभी कभी मैनिपुलेटेड मतलब बदला हुआ डेटा मिलता है, छिड़खानी करा हुआ डेटा मिलता है, या फिर हमें डेटा में एरर मिलता है। तो ये उसके कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली देखिए आपको क्या देखना है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, वो टूल है। दूसरा आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और कुछ याद ना कर पाएँ तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर याद रखिएगा, और प्रिंसिपल तो बहुत ही आसान है, ये याद रखिएगा। स्कोप में एक दो स्कोप आपको पता ही होना चाहिए, और फिर EIA के जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में 2023 में ज़रूर आएगा। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक एंड काइंडली लीव योर कमेंट्स टू एनकरेज आवर efforts. Keep on watching Gateway Classes. Thank you.